अस्सलाम वालेकुम बेटा, मेरी आवाज आ रही है क्लियर? यस सर, वालेकुम अस्सलाम। ओके राइट, ठीक है। 2 मिनट में हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राइट जी, सो आपकी रेफरेंस बुक का पेज नंबर है 89, चैप्टर नंबर इज 12 और चैप्टर का नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पॉइलेज एजेंट्स। ठीक है। सो इस चैप्टर में बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस different characteristics of spoilage agents such as enzymes को हम डिस्कस करेंगे, फिर माइक्रोऑर्गेनिजम्स को हम डिस्कस करेंगे, और जनाब इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड रोडेंट्स को हम डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली जो हमारे मेजर स्पॉइलेज एजेंट्स हैं उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनकी वजह से वो फूड को स्पॉइल कर रहे होते हैं, डिटेरियोरेट कर रहे होते हैं। ठीक है। और फिर ऑब्वियसली क्यों जरूरी है ये कैरेक्टरिस्टिक्स इनके स्टडी करना? ये इसलिए जरूरी है सो दैट हम इन कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के बाद ये देख सकें कि अगर हमने अपने फूड को ज्यादा देर तक, ज्यादा ड्यूरेशन तक उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज करनी है, उसको डिटेरियोरेशन से बचाना है, स्पॉइलेज से बचाना है, तो एग्जैक्टली व्हाट वी शुड डू। सो उनके कौन से वाले ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं so as to increase the shelf life of our food, or so as to preserve the quality or safety of our food. ठीक है। so सबसे पहले एंजाइम्स की बात करते हैं। अच्छा, एंजाइम्स का डेफिनेटली आई नो दैट एंजाइम्स का एक चैप्टर आपने अपनी एफएससी की बायोलॉजी में भी पढ़ा था। सो मोर और लेस उसमें भी बहुत सारी शायद चीजें जो हम अभी डिस्कस करें वो मे भी आप बहुत ज्यादा रिलेट कर पाओ उस चैप्टर से, उस एफएससी के नॉलेज से। शायद वो कुछ चीजें रिपीट हो रही हों। सो सबसे पहली बात तो एक एंजाइम सबको पता है, दीज आर द कैटलिस्ट्स। इनको बायो कैटलिस्ट्स कहते हैं, और वो इसलिए कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एंजाइम्स बेसिकली इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है। और खुद ये चेंज नहीं होते ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन। इनफैक्ट जो बायोकेमिकल रिएक्शन अगर कर रहा होता है उसको एक्सेलरेट करते हैं। ठीक है। और ये भी सबको पता है कि एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन इन नेचर, और एंजाइम्स जो हैं वो सिंथेसाइज होते हैं लिविंग सेल्स के अंदर। ठीक है। इन वाइट्रो भी दीज कैन फंक्शन, एंड इन वाइवो आल्सो दीज कैन फंक्शन। ठीक है। इन वाइवो और इन वाइट्रो में क्या डिफरेंस होता है पता है? किसी पता होगा? मेरा ख्याल है, आई बिलीव डेफिनेटली। व्हाट इज इन वाइवो एंड इन विट्रो? कौन बताएगा इन वाइवो क्या होता है और इन विट्रो क्या होता है? सर, इन वाइवो इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, वेरी और गुड। इन विट्रो आउटसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म, या जो दैट्स गुड, दैट्स राइट। ठीक है। इन विट्रो होता है बेसिकली ग्लास के अंदर, जो हम जैसे टेस्ट ट्यूब्स में या लैब के अंदर जो हम कंट्रोल्ड कंडीशंस में कर रहे होते हैं, और इन वाइवो होता है नेचुरल कंडीशंस में, अनकंट्रोल्ड कंडीशंस में, इनसाइड अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। सो इसको हम इन वाइवो और इन वाइट्रो में डिफरेंस है। अच्छा, एंजाइम्स बायोलॉजिकली तो जाहिर है हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, काफी ज्यादा क्या, बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस में दे प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लेकिन इसके साथ साथ हमारी फूड इंडस्ट्री में भी एंजाइम्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। डिफरेंट फूड प्रिजर्वेशन और प्रिपरेशन टेक्निक्स हैं, उनके अंदर हमें एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं। उसकी कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे आपकी बुक में दी हुई हैं। जिस तरह से फ्रूट जूस इंडस्ट्री के अंदर हम जूसेस को क्लैरिफाई करने के लिए या फ्रूट्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एंजाइम यूज कर रहे होते हैं। फिर इसके अलावा ये है कि मीट इंडस्ट्री के अंदर हम मीट्स को टेंडराइज करने के लिए एंजाइम यूज करते हैं। फिर डेयरी इंडस्ट्री में, डेयरी प्लांट्स में हम चीज की मैन्युफैक्चर करते हुए एंजाइम्स को यूज करते हैं। सो देयर आर क्वाइट अ फ्यू एग्जांपल्स which are related to food industry where we are utilizing enzymes. इसी तरह से ओलिव ऑयल की एक्सट्रैक्शन करते हुए हम एंजाइम्स यूज करते हैं, और उससे हमारी
एक तो एक्सट्रैक्शन बड़ी एफिशिएंट होती है, मैक्सिमम ऑयल को हम एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं, और दूसरे नंबर पे ये भी होता है कि हमारी जो क्वालिटी है फाइनल प्रोडक्ट की वो काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, तो काफ़ी सारी इस तरह से हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं फूड इंडस्ट्री की। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन वाइज एंजाइम्स को हमने 6 डिफरेंट क्लासेस में क्लासिफाई किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ रिएक्शंस दे टेक पार्ट इन। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास ऑक्सीडो रिडक्टेजेस एंजाइम्स आ जाते हैं, जहाँ पे ये वो वाले एंजाइम्स होते हैं, ऑब्वियसली टर्मिनोलॉजी से पता चल रहा है, जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस या रिडक्शन रिएक्शंस के अंदर पार्ट प्ले करते हैं। उसकी एग्जांपल दी हुई है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज या अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। सेकंड ट्रांसफेरेजेस आ जाते हैं, ये वो वाले एंजाइम्स हैं जो किसी भी रिएक्शन में एक फंक्शनल ग्रुप को एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट ग्रुप में ट्रांसफर करते हैं, जैसे कि ट्रांसएमाइनेज या एमाइनो एसाइल ट्रांसफेरेज। फिर थर्डली हाइड्रोलेजेस आ जाते हैं। अगेन बेटा, आई ऑलवेज एम्फसाइज ऑन द फैक्ट कि आपको चीजों को कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं होती। इनफैक्ट जब आप कॉन्सेप्ट लेने की कोशिश करते हो तो बहुत सारी चीजें आपको वहीं से क्लैरिफाई हो जाती हैं। अब अगर आप इन एंजाइम्स के जो टर्मिनोलॉजीज हैं, अगर आप इन्हीं को गौर से देखो तो आपको खुद ही से याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि किस वाले एंजाइम की कौन सी क्लास का क्या फंक्शन है। ठीक है, तो हाइड्रोलेजेस अगर हम कह रहे हैं तो ऑब्वियसली वो वाले एंजाइम्स हैं जो हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ईस्टरेजेस, प्रोटीनेजेस, एल्कलीज एंड एसिड फॉस्फेटेजेस। फिर लाइजेस की अगर हम बात करें तो ये वो वाले एंजाइम्स हैं जो या तो ऐड करते हैं डबल बॉन्ड किसी ग्रुप में, या फिर डबल बॉन्ड को रिमूव करते हैं विदाउट हाइड्रोलिसिस। ठीक है, उसकी एग्जांपल है फ्यूमरेजेस। फिर फिफ्थ नंबर पे आइसोमरेजेस होते हैं। आइसोमरेजेस वो वाले एंजाइम्स हैं जो डिफरेंट मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट्स को शफल करते हैं, चेंज करते हैं, ऑल्टर करते हैं। उसकी एग्जांपल है फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज या रेसिमेजेस। एंड लास्ट नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं लाइगेजेस। ये वो वाले एंजाइम्स होते हैं विच फेवर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, और इस प्रोसेस के अंदर ये एंजाइम्स अपनी एनर्जी को एटीपी से यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जितने भी टर्मिनोलॉजीज के एंड पे एज का आपको टर्म नजर आती है, ASE, उसका मतलब होता है ये किसी एंजाइम की बात हो रही है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ जैसे एंजाइम, जैसे आपने डाइजेशन में ट्रिप्सिन और पेप्सिन वगैरह पढ़ा हुआ है, या रेनिन भी इसी तरह से एंजाइम होता है, उनके एंड पे एज नहीं आता। बट जिस एंजाइम के एंड पे भी एज की टर्म आती है, ASE, वो डिनोट करता है कि ये किसी एंजाइम की बात होगी। ठीक है, एंजाइम एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो आपने अपने FSC के नॉलेज से भी आपको पता है कि एंजाइम्स रिक्वायर सर्टेन कंडीशंस टू परफॉर्म इफेक्टिवली। उसमें pH, टेम्परेचर, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले pH की बात करें तो हर एंजाइम को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए एक pH रेंज चाहिए होती है, और वो pH रेंज नॉर्मली काफी नैरो होती है। नैरो से मतलब ये है कि जैसे ही उस pH रेंज से थोड़ा सा भी हम डिविएट करते हैं तो वो एंजाइम अपना फंक्शन खो देता है। ठीक है, और एक मिनिमम रेंज होती है जिसके नीचे एंजाइम एब्सोल्युटली इनएक्टिव हो जाता है, और एक मैक्सिमम रेंज होती है, अगर वो pH उस तक अटेन हो जाए तो फिर एंजाइम मुकम्मल तौर पर डीनेचर हो जाता है। ठीक है, अगर हम pH को एक्सटेंड करने की कोशिश करें और उसको एक्सटेंड करते हुए न्यूट्रल की तरफ लेके जाएं, तो उसके अंदर प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रो होने का चांस होता है। ठीक है, उसमें से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हीट रेजिस्टेंट भी हो सकते हैं, और अगर बाकी जो हैं वो पैथोजेनिक यानी कि डिजीज कॉजिंग भी हो सकते हैं। ठीक है, जो उस पर्टिकुलर pH रेंज को प्रेफर करते हैं ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो इस वजह से फिर प्रोसेसिंग करते हुए फूड की हम नॉर्मली pH को थोड़ा सा रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत
कम ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो लो पीएच पे, यानी कि एसिडिक लो, आपको पता है ना, जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं 7 से 0 से 14 का जो स्केल होता है, तो 7 और उसके बिल्कुल आसपास जो वैल्यूज हैं, जो रेंज है, वो न्यूट्रल है। जितना हम हाई जाते हैं उतना अल्कली या बेसिक होता जाता है, और जितना हम लोअर आते हैं उतना एसिडिक होता जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोअर करते हैं फूड की पीएच, वैसे वैसे चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि कोई माइक्रोबियल ग्रोथ वहां पे हो। क्यों ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि देयर आर ओनली अ फ्यू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन ग्रो एट लो पीएच। ठीक है, और वहां पे पैथोजेंस की, यानी कि जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, उनकी एक्टिविटी बहुत ही कम हो जाती है। और यहाँ पे उसकी एक एग्जांपल दी हुई है केजी। इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल घरों में आपको पिकलिंग की मिल जाएगी, जिसको हम कहते हैं कि अचार डाला हुआ है। तो उसमें हम ऑब्वियसली उसकी पीएच को कम करते हैं। उस कम पीएच जब हम रखते हैं फूड की, जिस भी चीज का हम पिकल डाल रहे हो, तो वहां पे नॉर्मली मोल्ड्स की या फंजाई की ग्रोथ नहीं होती। समटाइम्स हो भी जाती है जहां पे हम वो अप्रोप्रिएट पीएच उसे नहीं दे पाते। ठीक है, फिर सेकंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अगेन टेम्परेचर डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। ज्यादातर एंजाइम्स जो हैं वो बिलो 50 डिग्री सेल्सियस एक्टिव होते हैं, और ऑप्टिमल टेम्परेचर के ऊपर एंजाइम एक्टिविटी अपनी पीक के ऊपर होती है। ठीक है, अगर ऑप्टिमल, हर एंजाइम का अपना ऑप्टिमल टेम्परेचर होता है। अगर एंजाइम अपने ऑप्टिमल टेम्परेचर से नीचे या बहुत ऊपर भी चला जाए, इन आइदर केसेस, तो एंजाइम की जो फंक्शनैलिटी है वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, और हाई टेम्परेचर पे एंजाइम्स डीनेचर हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। 50 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही आप ज्यादा हीट करते हैं, तो वहां पे एंजाइम्स की डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है, एंड बाय द टाइम वो 70 to 80 तक पहुंचते हैं, तो वो तकरीबन पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लोअर टेम्परेचर्स की अगर हम बात करें, जैसे कि रेफ्रिजरेटर या फ्रीजर में होता है, तो वहां पे भी एंजाइम्स की एक्टिविटी डिसेलरेट हो जाती है, रिटार्ड हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, जब हम फूड के टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करते हैं, तो सर्टेन केसेस में एंजाइम्स की फंक्शनैलिटी वापस आ जाती है, और सर्टेन में नहीं भी आ पाती। ठीक है, तो इस वजह से कौन सा एंजाइम किस ऑप्टिमल टेम्परेचर पे वर्क करता है वो पता होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, देयर इज दिस टेक्निक जिसको हम ब्लांचिंग कहते हैं, और ब्लांचिंग इज अ माइल्ड हीट ट्रीटमेंट, जिसके अंदर हम मेक श्योर करते हैं कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में प्रेजेंट जो एंजाइम्स हैं वो कुछ हद तक डिस्ट्रॉय हो जाए। ठीक है, और इसी तरह वो मैंने पहले भी बता दिया कि लो टेम्परेचर के ऊपर भी एंजाइम्स की एक्टिविटी रिटार्ड हो जाती है। ठीक है, फिर लास्ट जो इसका है वो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। बाकी कंडीशन अगर कांस्टेंट है, तो एंजाइम की एक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, जितनी सॉरी, कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम, तो जितनी ज्यादा एंजाइम की कंसंट्रेशन होगी, उतनी ज्यादा एंजाइम की एक्टिविटी भी होगी। बेटा मुझे 2 मिनट आपने देने हैं, मैं वापस आता हूँ 2 मिनट में। अच्छा जी, सो एंजाइम्स हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट जो स्पॉइलेज एजेंट्स हैं वो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको पता है, दे आर लिटरली फाउंड एवरीवेयर, एयर के अंदर, वाटर के अंदर, सॉइल के अंदर, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, हर जगह के ऊपर आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल होते हैं। और फूड के अंदर स्पॉइलेज या डिटेरियोरेशन का जो बहुत मेजर कल्प्रिट होते हैं वो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फूड माइक्रोबायोलॉजी के पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट हैं, या जो फूड को स्पॉइल करते हैं, उनको हम मेनली स्पीकिंग मोल्ड्स, ईस्ट एंड बैक्टीरिया, 3 कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। किन किन में? मोल्ड्स में, ईस्ट में, एंड बैक्टीरिया। यीस्ट लफ्ज नहीं होता, सो इट्स ईस्ट, वाई साइलेंट। ठीक है, बहुत सारे लोग, क्योंकि ईस्ट आपको पता है हम अपने बेकिंग के अंदर भी ऐड करते हैं,
तो दैट्स ईस्ट नॉट ईस्ट, ठीक है। अच्छा, मोल्ड्स को अब हम बहुत सारे फूड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए भी अच्छा, जरूरी नहीं है कि ये जो हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं वो हम वो भी देखेंगे जहाँ पे हम फूड इंडस्ट्रीज में इनकी एप्लीकेशन है, और वो भी देखेंगे जहाँ पे फूड्स को स्पॉइल करें, डिटेरियोरेशन करें फूड्स की, ठीक है। तो दोनों ही एस्पेक्ट्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, ठीक है। तो मोल्ड्स की अगर हम बात करें तो इनको हम बहुत सारे फूड्स को प्रिपेयर करने के अंदर एक्सप्लॉइट करते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड्स या एंजाइम्स आ जाते हैं, जिनको हम सिंथेटिकली मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, ठीक है। मोल्ड्स का ये है कि जनरली दे ग्रो वेरी रैपिडली इन वेट एरियाज, डैम्प एरियाज। सो अगर आप फूड्स, ऐसे फूड्स की बात करें जिनके अंदर अवेलेबल मॉइस्चर बड़ी आसानी से आप उनको दे देते हैं, तो वहां पे मोल्ड ग्रोथ बड़ी जल्दी हो सकती है, ठीक है। इसीलिए ये जो फूड्स के सर्फेसेस हैं उनके ऊपर बड़ी आसानी से ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। जिन एरियाज में रेनफॉल ज्यादा होती है वहां पे मोल्ड्स की इन्फेस्टेशन बहुत ही ज्यादा होती है, जाहिर है कि ह्यूमिडिटी को, वाटर को फेवर करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर यह है कि मोल्ड्स एरोबिक होते हैं नेचर, और फूड्स के अंदर ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, मोल्ड्स मल्टीसेलुलर होते हैं, फिर आगे उनकी हाइफी का बताया हुआ है, वो आपने देख लेना है। हाँ, जो सेप्टेट हैं दे कैन बी डिवाइडेड इनटू सेल्स, या एसेप्टेट हो सकते हैं, दे मे लैक डिवाइडिंग वॉल्स, ठीक है। तो ये बताया हुआ है, ये आपने देख लेना है कि क्या उनके बायोलॉजिकली कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फिर मोल्ड की जो स्पीशीज एस्परजिलस फैमिली से आती हैं वो फूड्स पे ग्रो कर सकती हैं, इवन ऐसे फूड्स पे भी जिनका वाटर कंटेंट बहुत लो हो, या फिर वाटर एक्टिविटी जिनकी 0.65 तक हो, ठीक है। फिर इसके अलावा ये है कि कुछ और बड़े इंपॉर्टेंट इसकी फैमिली मेंबर्स हैं, जैसे कि पेंसिलियम हो गया, फिर ऑरियो बेसिडियम हो गया। सिर्फ ये वो वाले मोल्ड्स हैं जो लो टेम्परेचर पे ग्रो करना प्रेफर करते हैं। अच्छा, जो मोल्ड ग्रोथ फूड्स पे होती है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं आसानी से। उसके लिए हमने एक तो ये देखना है कि मोल्ड्स को अपनी ग्रोथ के लिए एक सर्टेन टेम्परेचर चाहिए होता है और एक सर्टेन ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, और अगर हम इन दो फूड्स को मेंटेन कर सके, इन दो एस्पेक्ट्स को अगर हम मेंटेन कर सकें, तो हमारी जो मोल्ड ग्रोथ है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर हम फूड्स को एयर टाइट कंटेनर्स में स्टोर करें, सो अगर उसमें मोल्ड्स के स्पोर्स होंगे भी तो भी उनकी ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि उनको वो मॉडरेट टेम्परेचर और वो जो सर्टेन लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी है वो उनको नहीं मिल रहा होगा, ठीक है। इसके अलावा यह है कि मोल्ड्स को हम हाई टेम्परेचर के ऊपर भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम फूड को जस्ट बॉइलिंग पॉइंट तक लेके आए, विच इज 100 डिग्री सेल्सियस, और बस उसके बाद हम उसको छोड़ दें, तो जो मोल्ड्स हैं वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाए। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है फूड के हवाले से, दैट इज, उसको हम ईस्ट कहते हैं। ईस्ट को हम बहुत सारी फूड इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, जैसे कि ब्रेड हो गई, बियर या वाइन बनाने के लिए हो गई, और कुछ एंजाइम्स या विटामिन को भी जब हम सिंथेटिकली सिंथेसाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहां पे अगर ईस्ट की ग्रोथ हो तो वो अनडिजायरेबल होता है, जैसे कि जैम्स में, जेलीज में, या फ्रूट जूसेस की इंडस्ट्री में, ठीक है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि इन इंडस्ट्रीज के अंदर ये जो मोल्ड्स हैं, जो सॉरी ईस्ट हैं, ये हमारी शुगर्स को इथाइल अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हमारा जो फूड है वो वेस्ट हो जाता है, फूड जो है वो स्पॉइल हो जाता है। ईस्ट जो है वो यूनिसेलुलर होते हैं और एयर और फूड में प्रेजेंट होते हैं। नेचुरल जो उनके हैबिटेट्स हैं वो ऑर्चर्ड्स में होते हैं, वाइनयार्ड्स में होते हैं,
फ्रूट की प्लांटेशन जहाँ पे भी हुई हो वहाँ पे ईस्ट अक्सर होते हैं, ठीक है। और इनके जो सेल्स हैं वो नॉर्मली सिलिंड्रिकल या राउंड शेप में होते हैं। और जनाब इसके अलावा हाँ, सेक्रोमाइसिस सेरेविसाई ये वो वाला ईस्ट है जिसको हम यूज करते हैं बेकिंग के अंदर, ठीक है। सो ईस्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम बॉइलिंग टेम्परेचर तक जाएंगे 100 डिग्री सेल्सियस, और वहां पे दैट इज एनफ टू डिस्ट्रॉय ईस्ट। थर्ड फिर जनाब हमारे पास आ जाता है आगे बैक्टीरिया, ठीक है। सो अगेन बैक्टीरिया की काफी सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी हैं फूड इंडस्ट्रीज में। बैक्टीरिया को हम ऑर्गेनिक एसिड्स, एंजाइम्स, विटामिन्स, अमाइनो एसिड्स को सिंथेसाइज करवाने के लिए यूज करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। फिर जनाब बैक्टीरिया हमारा जो गट के अंदर हेल्दी बैक्टीरिया है वो हमारी हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा है, जिसको हम प्रोबायोटिक्स या हेल्दी माइक्रोफ्लोरा ऑफ द गट कहते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा भी हुआ है एफएससी में। डिफरेंट फर्मेंटेड फूड्स के अंदर योगर्ट हो गया जैसे, वहां पे हमें बैक्टीरिया को यूज करते हैं। पिकल्स में इवन हम बैक्टीरिया की वजह से फर्मेंटेशन होती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे फूड्स हैं जहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ अगर हो तो उनकी स्पॉइलेज हो जाती है। उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल्स मिल्क हैं, मीट है, फिश हैं, या और जो रूटीन की हमारी कुक डिशेस होती हैं, ठीक है। उनके अंदर अगर बैक्टीरिया ग्रो कर जाए तो दे आर नॉट रेंडर्ड फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ठीक है। बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं, 4 टिपिकल शेप्स होती हैं। कोकस टाइप बैक्टीरिया होते हैं विच आर स्फेरिकल। बेसिलस टाइप बैक्टीरिया होते हैं जो रॉड की तरह के होते हैं। और फिर विब्रियो होते हैं जो शॉर्ट कर्व्ड रॉड्स होते हैं, और स्पाइरलम होते हैं जो लॉन्ग थ्रेड लाइक होते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट शेप्स हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बैक्टीरिया की अगर हम ग्रोथ रिक्वायरमेंट्स देखें तो अगेन जस्ट लाइक ईस्ट और मोल्स आर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट बैक्टीरिया को चाहिए होती है अपनी ग्रोथ के लिए। और 45 to 55 का जो टेम्परेचर होता है वहां पे जो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं उनको थर्मोफिलिक कहते हैं। जो बैक्टीरिया 20 to 30 डिग्री सेल्सियस में ग्रो करते हैं उनको मीजोफिलिक कहते हैं। और कुछ बैक्टीरिया को हम साइक्रोफिलिक कहते हैं जो -4 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक ग्रो करते हैं, -4 से 10 तक, ठीक है। बैक्टीरिया एरोबिक भी होते हैं और एनारोबिक भी होते हैं। एरोबिक कब होते हैं? जो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो जिनको रिक्वायर्ड होती है ऑक्सीजन अपने ग्रोथ के लिए। और एनारोबिक वो होते हैं हु आर नॉट रियली डिपेंडेंट ऑन ऑक्सीजन। अच्छा जी, इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया जनाब ऐसे हैं जो हमें जाके बहुत सीवियर फूड पॉइजनिंग कर सकते हैं, जैसे कि क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम हो गया, फिर सैल्मोनेला, शिगेला, विब्रियो या वाइब्रियो जिसको कहते हैं। So all these types of bacteria can cause different foodborne diseases, या at least foodborne infections तो हो ही सकते हैं। Bacteria are difficult to kill. um, That's right. So बैक्टीरिया को हम आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ठीक है। जो हाँ एक बेनिफिट हम जरूर ले सकते हैं, एसिड और हाई एसिड जो फूड्स हैं वो बैक्टीरियल ग्रोथ को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करते, तो उनको आसानी से प्रिजर्व किया जा सकता है। हाँ, जब हम लो एसिड फूड या मीडियम एसिड फूड्स की बात करते हैं तो वहां पे बैक्टीरिया बहुत ज्यादा हमें तंग करते हैं, और उन फूड्स को फिर हम 150 डिग्री सेल्सियस के ऊपर प्रोसेस करते हैं, सो दैट वहां पे हमें बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से जो प्रॉब्लम है वो। नेक्स्ट है जी फैक्टर्स अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो
आपको पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, और जस्ट लाइक एनी अदर रेगुलर कन्वेंशनल ह्यूमन बीइंग, living being, animal, plant, they need food, they need water, they need controlled environment, maybe temperature, pH, blah blah blah, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उनको रिक्वायर्ड होती हैं ग्रो करने के लिए, ठीक है। सो उसमें जनाब सबसे पहले अगर हम बात करें फूड की, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो फूड रिक्वायरमेंट्स होती हैं दे वेरी फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस टू ऑर्गेनिक मैटर। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद सिंथेसाइज कार्बन डाइऑक्साइड से कर लेते हैं, उनको ऑटोट्रॉफिक हम कहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको जो डिपेंडेंट होते हैं और वो अपनी न्यूट्रिशनल नीड्स को खुद से ऑन देयर ओन फुलफिल नहीं कर पाते, ठीक है। ओके, देन वाटर आ जाता है जी। अगेन वाटर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और जाहिर है कि जैसे हमारी बॉडी में वाटर एक्ट्स एज अ मीडियम फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, तो उसी तरह से वाटर तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए वाटर रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। और फिर वो जितने भी न्यूट्रिएंट्स अपने डिराइव करते हैं वो एक्वा सॉल्यूशन से डिराइव करते हैं, और फिर अपने प्रोडक्ट्स को, जो मेटाबॉलिज्म के प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको उसी वाटर में डिस्चार्ज कर रहे होते हैं। अच्छा, अभी हमने एक टर्म थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, वाटर एक्टिविटी। सो के वाटर एक्टिविटी को अगर हम मिनिमाइज करें तो उसके अकॉर्डिंगली हम अपने फूड की शेल्फ लाइफ को एडजस्ट कर सकते हैं। सो वाटर एक्टिविटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। सो इसके अंदर हम करते ये हैं बेसिकली कि हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक मिनिमल, मैक्सिमम और ऑप्टिमल वाटर एक्टिविटी होती है उसकी ग्रोथ के लिए, ठीक है। सो प्योर वाटर की जो वाटर एक्टिविटी है उसको हम 1.0 लेते हैं, और फिर बाकी फूड्स की वाटर एक्टिविटी को उसके साथ कंपेयर करते हैं। अगर हमने शुगर या सॉल्ट्स को वाटर में डिसॉल्व किया हुआ है, तो जो अवेलेबल वाटर है सोल्यूशन में डेफिनेटली वो डिक्रीज हो जाएगा। जाहिर है शुगर या सॉल्ट जो ऐड किया हुआ है तो अवेलेबल वाटर तो डिक्रीज हो गई, और जो सॉल्युबल सब्सटेंस है उसकी जो क्वांटिटी है, उसकी जो अमाउंट है, वो कुछ देर में डबल हो जाएगी। फ्रेश फ्रूट्स की जो वाटर एक्टिविटी होती है दैट इज क्वाइट हाई, 0.99 के करीब होती है। दैट इज द रीजन कि फ्रेश फूड्स के अंदर स्पॉइलेज होने का चांस, उनके खराब होने का चांस काफी ज्यादा होता है। जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनकी जो वाटर एक्टिविटी है दैट इज जनरली क्वाइट लो, वो 0.6 के करीब होती है, और इसलिए वो ज्यादा आसानी से खराब नहीं होते। ये आपको एक टेबल की फॉर्म में डिफरेंट दी हुई हैं वाटर एक्टिविटी ऑफ सम कॉमन फूड्स एंड पोटेंशियल माइक्रोबियल इन्वेडर्स, तो इसको आपने टेबल को अच्छे से देख लेना है। फिर थर्डली अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन के बगैर सर्वाइव कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। जैसे मोल्ड्स, यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, एरोबिक हैं, उनको ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। ईस्ट जो है वो एरोबिक भी हो सकते हैं, एनारोबिक भी हो सकते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन, बैक्टीरिया को हमने, मोल्ड्स को हमने बता दिया कि एरोबिक होते हैं, ईस्ट हमने बता दिया कि एरोबिक या एनारोबिक दोनों हो सकते हैं। सो व्हाट अबाउट बैक्टीरिया? बैक्टीरिया के लिए हम क्या करते हैं? बैक्टीरिया के लिए देयर आर 4 डिफरेंट टर्म्स व्हिच आर यूज्ड। ऑब्लिगेट एरोब्स हो सकते हैं, फैकल्टेटिव एरोब्स हो सकते हैं, ऑब्लिगेट एनारोब्स या फैकल्टेटिव एनारोब्स, ठीक है। तो जैसे टर्मिनोलॉजी से पता चल रहा है, ऑब्लिगेट एरोब्स वो हैं जो ग्रो कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की अबंडेंस के अंदर, जब ऑक्सीजन प्लेंटी अमाउंट्स में प्रेजेंट हो। फिर फैकल्टेटिव एरोब्स वो हैं जो बेस्ट ग्रो कर सकते हैं अगर ऑक्सीजन सफिशिएंट हो, लेकिन इनका बेनिफिट ये बहुत बड़ा है कि ये एनारोबिकली भी
फिट इन एनारोबिकली भी ये ग्रो कर सकते हैं बेसिकली। फिर अगर हम ऑब्लिगेट एनारोब्स की बात करें तो ये सिर्फ ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही ग्रो करते हैं, और फैकल्टेटिव एनारोब्स की बात करें तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में बेस्ट ग्रो करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है दैट इज टेम्परेचर। सो ऑप्टिमम टेम्परेचर हम एक टर्म यूज करते हैं, वो वाला टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर हम हमारी जो ग्रोथ या मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो सबसे ज्यादा पीक के ऊपर होती है, ठीक है। और उससे हम जैसे ही डिविएशन करते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर से, तो हमारी जो एक्टिविटी है मेटाबॉलिक वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। अपर लिमिट को हम मैक्सिमम बोलते हैं और मिनिमम लिमिट को हम जो लोअर लिमिट है उसको हम मिनिमम बोलते हैं, ठीक है। ओके जी, एक मिनट बेटे मैं ले लूं टॉपिक, आपका बॉक्स हुआ हुआ ऑरेंज, मैं फिर बाद में एक बार देखती हूँ, ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स की बेसिस पे हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। एक को हम थर्मोफाइल्स कहते हैं, एक को मीसोफाइल्स कहते हैं, एक को साइक्लोफाइल्स कहते हैं। उसी के अकॉर्डिंगली उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर थर्मोफाइल्स का 45 to 55, मीसोफाइल्स का 20 to 30, साइक्लोफाइल्स का 4 to 10, ये सब डिग्री सेल्सियस के अंदर है। इसी तरह मिनिमम टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर भी दिया हुआ है, तो वो आपको डेफिनेटली मोस्ट डेफिनेटली आपको आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर पीएच आ जाता है नेक्स्ट, और अगेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर स्पेसिफिक पीएच फॉर देयर ग्रोथ, जैसे एंजाइम्स के केस में हमने पढ़ा। सो उसके बगैर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपना फंक्शन नहीं कर सकते। Then insects, birds and rodents. Insects, birds and rodents are very very dangerous, बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। एक तो ऑन देयर ओन भी बहुत खतरनाक हो सकते हैं, दूसरा इनका एक्सक्रीटा भी काफी खतरनाक हो सकता है। और अनफॉर्चुनेटली जब हम फूड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, फूड सेफ्टी की बात करते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारे कंट्री में लॉज या रेगुलेशन उस तरह के स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट नहीं होते, तो देयर हैव बीन सेवरल केसेस इन द पास्ट जहाँ पे जी 10 लोगों ने एक जगह से खाना खाया या पानी पिया और उसके बाद 10 के 10 लोग बेहोश हो गए, और मे बी उनमें से 8 लोगों की डेथ हो गई। या फिर 50 लोग एक पार्टी में गए या किसी शादी में जाके उन्होंने खाना खाया, और सिंस दैट फूड वाज स्पॉइल्ड, वो डिटेरियोरेटेड था, डिटेरियोरेटेड भी नहीं था, स्पॉइल्ड था बेसिकली, तो लोगों की जो है वो उसके ऊपर हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस उनको हुए, ठीक है। तो अब अगर हम सबसे पहले इंसेक्ट्स की बात करें, तो इंसेक्ट्स आपको पता है 6 लेग्स होती हैं इंसेक्ट्स की। उनका एक हार्ड आउटर स्किन होती है जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं, और इंसेक्ट की जो लाइफ साइकिल है उसके अंदर वो आपने कॉकरोच की लाइफ साइकिल यकीनन मैट्रिक में पढ़ी होगी। सो एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट, फिर उसके अंदर बनता है और एडल्ट जो इंसेक्ट है दैट कैन ले एग्स फूड के ऊपर या सीमेंट के ऊपर, ठीक है, या किसी फूड ग्रेन के ऊपर करता है एग्स ले, ठीक है। और इंसेक्ट्स की बहुत सारी स्पीशीज हैं जो फूड्स को अटैक करती हैं। उसमें कुछ के नाम दिए हुए, मॉथ्स एंड ग्रेन बोरर्स एंड बीटल्स एंड बीवल्स, ठीक है। इंसेक्ट्स क्रॉप्स को भी इफेक्ट करते हैं, उनको भी डिस्ट्रॉय करते हैं। फील्ड में जब हम क्रॉप को हार्वेस्ट करके रख देते हैं तब वहाँ पे फूड सप्लाईज को भी इफेक्ट करते हैं। तो काफी सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं इंसेक्ट्स की वजह से फूड इंडस्ट्री के लिए। फिर अगर हम रोडेंट्स की बात करें तो रोडेंट्स के अंदर जो एनिमल्स आते हैं वो माउस, रैट, रैबिट, स्क्विरल, ये चीजें आ जाती हैं। अच्छा, अब ये कहाँ पे अटैक करते हैं नॉर्मली? ये जो वेयर हाउसेस, गोदाम शुदाम नहीं पड़े बने होते, वहां पे नॉर्मली सबसे ज्यादा तंग करते हैं। कॉमन रैट जैसे है वो अवेलेबल होता है, हाउस रैट अवेलेबल होता है। फिर जो भी इतनी जैसी जगह होती है, मेरे जहन में टर्म आ रही थी, चले आती है तो मैं फिर बताता हूँ। अच्छा, बहरहाल हाँ, ये चीज है कि जो रोडेंट्स हैं नॉर्मली एक्सेप्ट मे बी रैबिट्स, रैट्स और माइस जो है वो कोल्ड स्टोर्स के अंदर सरवाइव नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, अब मजे की बात यह है कि फीमेल रैट की जो एवरेज लाइफ होती है वो 2.5 years होती है, लेकिन 2.5 years में उसके 28 न्यू रैट्स को वो
she can give birth, ठीक है, which is lot. So अगर हम इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल ना करें, ग्रो ना करें, तो काफी सारे कंट्रोल अगर हम नहीं करते, इनको ग्रोथ ना रोकें, तो काफी सारे डेवास्टेशन हो सकती है। यहाँ पे एक फिगर भी दी हुई है कि जी एक सिंगल कैट कैन कंज्यूम 14 kg फूड और 25,000 तक ड्रॉपिंग्स वो कर सकती है, 1 मिलियन तक हेयर शेड कर सकती है। तो ये सारी जो, और फिर जाहिर है जो हेयर हैं, इनके डिस्चार्जेस हैं, इनकी वजह से फिर और बहुत सारी डिजीजेस, फूड पॉइजनिंग और प्लेग, वो जिसको टाउन बोलते हैं, वो व्हील्स डिजीज, तो इस तरह की बहुत सारी डिजीजेस हैं जो हमारी रोडेंट्स की वजह से स्प्रेड करती हैं, ठीक है। और अभी इवन कोविड के केस के अंदर भी आपको पता है कि हमारा जो गॉड ओनली नोस के क्या वो एब्सोल्युटली करेक्ट वो assumption है या नहीं है, बट assumption यही है कि बेसिकली इट इनिशिएटेड फ्रॉम एनिमल्स, और वो जो वुहान में एक बेसिकली लाइव मार्केट थी जहां पे जाके आप कोई भी अपनी मर्जी का एनिमल स्लॉटर करके तो उसको खा सकते हैं, वहां से वो प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हुई थी, और फिर जाहिर पूरी दुनिया में इतना बड़ा एक पेंडेमिक बना, ठीक है। बर्ड्स आर अगेन एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ड्रॉपिंग्स और फिल्थ इन फूड्स, फूड को कंटामिनेट कर सकते हैं अपनी ड्रॉपिंग्स के साथ, और फिर अपने साथ डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी कैरी कर सकते हैं एडिशनली। फिर उसके अंदर पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो हमारे कॉन्टेक्स्ट में स्पैरोज हो गए, पिजन्स हो गए, क्रोज हो गए, ये नेस्ट बना लेते हैं डिफरेंट रूफ्स के अंदर। जाहिर है वो फूड फैक्ट्री की भी रूफ्स हो सकती हैं, या करीब के जो भी ट्रीज हैं वो हो सकती हैं। और फिर जब जब जैसे जैसे इनको मौका मिलता है टू गो इनसाइड फूड इंडस्ट्री, वाटर इंडस्ट्री, वहां पे फिर ये जाके तो अपना डिस्ट्रक्शन करते हैं। फिर फूड इंडस्ट्रीज के बहुत सारे ऑब्वियसली फूड सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए बेनता डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं कि हमें क्या करना है और कहाँ से इनकी एंट्री बंद करनी है और किस तरह से करना है। फिर लास्टली ये है कि फूड की स्पॉइलेज और डिटेरियोरेशन फिजिकल फैक्टर्स की वजह से भी होती है, जैसे कि वो वाले फैक्टर्स जो ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग, प्रोसेसिंग और स्टोरेज हमें सामने आते हैं, ठीक है। सो ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग जब हम सीड्स को छोड़ देते हैं, ग्रेन्स को छोड़ देते हैं, तो वहाँ पे लॉसेज होते हैं। फिर समटाइम्स आपने अक्सर सुना होगा जी, प्री मॉनसून बारिश हो गई तो ये फलानी फसल के लिए बहुत बुरी है, बहुत खतरनाक है, तो वहां पे फिर वीट क्रॉप अक्सर हमारी डिस्ट्रॉय हो जाती है। फिर इसके अलावा ये है कि अगर हम बहुत ज्यादा अगर हम बहुत ज्यादा केमिकल्स को यूज करते हैं फूड को जल्दी राइप करवाने के लिए, तो उसकी वजह से भी फूड की स्पॉइलेज या डिटेरियोरेशन हो सकती है, जो कि बहुत जगहों के ऊपर होती है। फूड के अंदर अगर हम हाई टेम्परेचर देते हैं तो बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो डीनेचर हो जाते हैं। सो जितना मर्जी हम फूड या वो फूड पर्टिकुलरली खाएं तो कोई उसका कोई खास फायदा नहीं होता हमें। इसी तरह नॉट ओनली हाई टेम्परेचर बट ऑल्सो लो टेम्परेचर कैन बी बैड। तो अगर बहुत देर तक लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेट या फ्रीज होके हम रखें फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, तो उनकी स्किन में क्रैकिंग आ सकती है। और फिर कुछ फ्रूट जैसे कि बनाना, दे आर एब्सोल्युटली सेंसिटिव टू कोल्ड टेम्परेचर। फिर ये है कि फूड में हमने डिस्कस भी किया था कि बहुत सारी फिजिकल चेंजेस लाइट की वजह से आ जाती हैं, ठीक है, जैसे कि विटामिन सी, विटामिन ए, राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 जिसको हम कहते हैं, वो लाइट की वजह से नेगेटिवली इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे वो फैक्टर्स थे जो हमारी फूड को बेसिकली स्पॉइल कर रहे हैं। ओके जी, सो मिड से पहले हमने अपना जो लास्ट चैप्टर या लास्ट टॉपिक कवर करना है, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। अच्छा, अब हमने अभी तक बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट स्पॉइलेज एजेंट्स के डिस्कस किए और ये देखा कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वो फूड को स्पॉइल कर पाते हैं, उनके डिटेरियोरेशन कॉज करते हैं, ठीक है। अब इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को या इसी नॉलेज को एक्सप्लॉइट करते हुए, यूज करते हुए
हम बेसिकली प्लान करते हैं फूड प्रिजर्वेशन, ठीक है। यानी कि हम ये मेक श्योर करते हैं कि जो भी फूड हमारे पास अवेलेबल है हम उसको प्रिजर्व कर सकें, उसको स्टोर कर सकें, सो दैट फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी रह सके, उसको हम मेंटेन कर सकें, उसकी शेल्फ लाइफ को इम्प्रूव कर सकें और किसी भी किस्म की डिटेरियोरेशन या स्पॉइलेज जो है उसमें वो ना हो रही, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली देयर आर 4 बेसिक प्रिंसिपल्स, और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सॉर्ट ऑफ आपको इनका फिंगर टिप्स पे आपको ये प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए तो वो गलत नहीं है। सो देयर आर 4 मेजर प्रिंसिपल्स जिनकी बेसिस के ऊपर हम ओवरऑल फूड को प्रिजर्व कर रहे होते हैं। सो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? Autolysis in food may be prevented or delayed by the destruction or inactivation of enzymes and by the treatment and handling of food in such a manner so as to inhibit the reactivity of chemically active molecules. यानी कि फर्स्ट प्रिंसिपल ये कहता है कि फूड में जो ऑटोलाइसिस होती है, ऑटोलाइसिस इज सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ फूड। अगर आपको याद हो तो फूड में जो सेल्फ डिस्ट्रक्शन होती है उसको प्रिवेंट हम कर सकते हैं, या अगर चलो कंप्लीटली प्रिवेंट नहीं भी कर सकते तो उसको काफी हद तक हम डिले कर सकते हैं। किस तरह से? हम एंजाइम्स को डीएक्टिवेट कर दें, इनएक्टिवेट कर दें या फिर डिस्ट्रॉय कर दें, और हम फूड को इस तरह से हैंडल करें, इस तरह से ट्रीट करें कि उसके अंदर जो भी केमिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एक्टिविटी को हम मिनिमाइज कर सकें, ठीक है। सेकेंड प्रिंसिपल स्टेट्स दैट स्पॉइलेज इन फूड्स एज अ रिजल्ट ऑफ माइक्रोबियल एक्टिविटी मे बी प्रिवेंटेड और डिलेड बाय either prohibiting the entry of microorganisms in the food, physically removing them from the food, hindering their growth and activity, or even destroying them if they are already present in the food. सेकेंड प्रिंसिपल बड़ा सिंपल सा है, वो ये कहता है कि जो फूड्स की स्पॉइलेज होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, उसको हम किस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं। तो उसमें हमने सिंपल सा काम ये करना है, जो कि ऑन पेपर बड़ा सिंपल सा लगता है, एक्चुअली बड़ा मुश्किल है। तो इंग्लिश में कहते हैं ना, इजियर सेड देन डन। तो उसमें जनाब हमने करना ये है कि हमने या तो मेक श्योर करना है कि फूड में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंट्री ना हो रही हो, या फिर जनाब हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ है उसको हम हिंडर कर दें अगर एंट्री हो चुकी है, सो दैट वो ग्रो ही ना करें, मल्टीप्लाई ना करें। जब ग्रो नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो जाहिर है कि वो फूड को स्पॉइल या डिटेरियोरेट भी नहीं कर सकेंगे। थर्ड प्रिंसिपल है जनाब हमारा, quality defects and losses in foods caused by insects, rodents and birds may be controlled by adequate packaging and by instituting a sustained population control program of such pests. कि जनाब जो फूड्स इंसेक्ट्स, बर्ड्स और रोडेंट्स की वजह से डिटेरियोरेट होते हैं, स्पॉइल होते हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? उनके लिए हम ये करें, उनके लिए हम ये करें कि फूड्स की पैकेजिंग एडिक्वेट करें, यानी कि फूड्स को इस तरह से पैक करें कि उनके अंदर किसी किस्म की कोई बर्ड्स, रोडेंट्स, इंसेक्ट्स घुस के वो पैकेजिंग को काट के, तोड़ के उस फूड को डिस्ट्रॉय ना कर सकें, और जो भी पॉपुलेशन है इन रोडेंट्स की, बर्ड्स की, पेस्ट्स की, उसको हम एक तरीके से कंट्रोल कर सकें, ठीक है। और खास तौर पे जो आपको पता है हमारा इंडो पाक वाला जो बेल्ट है, जहाँ पे टेम्परेचर जनरली बड़ा गर्म रहता है और बड़ा फीजिबल होता है इंसेक्ट्स, बर्ड्स और रोडेंट्स का ग्रो करना, तो वहां पे जो प्रॉब्लम है फूड सेफ्टी का, वो बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू अगर हम यूरोपियन कंट्री से कंपेयर करें या फिर यूएसए या कनाडा से कंपेयर करें, जहाँ पे टेम्परेचर जनरली बहुत गर्मी में भी उनका टेम्परेचर 15-20 डिग्री सेल्सियस क्रॉस नहीं करता, सख्त गर्मी में भी, और नॉर्मली माइनस में या बिलो फ्रीजिंग पॉइंट रहता है। तो वहां पे फिर जाहिर है कि इंसेक्ट्स, बर्ड्स और रोडेंट्स की अपनी ग्रोथ ही कोई पॉसिबल नहीं होती, तो वो फूड को क्या स्पॉइल करेंगे, ठीक है। तो वहां पे रिलेटिवली चीजें आसान होती हैं। एंड अगेन दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये कोई छोटी सी बात नहीं। आई एम डेड श्योर, यकीनन आप में से बहुत सारे लोगों ने ऐसी, एटलीस्ट अगर पर्सनली खुदा ना खास्ता नहीं पता तो एटलीस्ट न्यूज़पेपर में जरूर सुना होगा या पढ़ा होगा कि जी या टीवी पे देखा होगा कि कुकिंग करते हुए कहीं पे कोई इंसेक्ट बीच में गिर गया, या
कोई रोडेंट ने आके वहां पे अपना कोई एक्सक्रीटर डिस्चार्ज कर दिया और वो लोगों ने खाया और इमीडिएटली उनकी डेथ्स हो गई, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे अनफॉर्चुनेट इश्यूज, इंसिडेंट्स सॉरी हमारे रिपोर्ट होते हैं। फिर फोर्थ प्रिंसिपल है कि जी डिटेरियोरेशन इन फूड कॉज्ड बाय द फिजिकल फेनोमेनन occurring during processing, handling and storage may be reduced by the development of optimal handling, processing and storage conditions। कि यानी कि जो फिजिकल फैक्टर्स की वजह से फूड की स्पॉइलेज या डिटेरियोरेशन होती है उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम फूड की हैंडलिंग को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, हम फूड की प्रोसेसिंग को ठीक कर सकते हैं, अपनी स्टोरेज कंडीशंस को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे भाई वीट हार्वेस्ट हुई है तो हम क्यों कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप नहीं कर लेते कि वीट हार्वेस्ट होने के बाद फील्ड में फार्म में पड़ी ना रहे, सीधी किसी ऐसी साइलोस के अंदर या गोडाउन्स के अंदर, गोदाम जिसको हम कहते हैं, तो गोडाउन्स के अंदर हम उनको स्टोर कर सकें इस तरह से कि उनकी स्पॉइलेज होने का डर ही खत्म हो जाए हमें। सो क्यों वो वीट क्रॉप इतने इतने दिन तक फार्म में फील्ड में पड़ी रहती है और फिर एक दिन अगर बारिश आ जाए तो फिर हमारी पूरी की पूरी कितने महीनों की जो हमारी मेहनत है, हार्ड वर्क है, वो वेस्ट हो जाती है और कितना रेवेन्यू लॉस हमें होता है, ठीक है। तो दीज आर द 4 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन और आगे फिर हमने इन्हीं की डिटेल डिस्कस करनी है। सो सबसे पहले प्रिंसिपल को अगर हम डिस्कस करें, प्रिवेंशन और डिले ऑफ ऑटोलाइसिस, तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि एंजाइम्स को स्पेसिफिक पीएच रेंज चाहिए होती है और उसको लेके वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। अगर जैसे ही वो पीएच रेंज हम ऊपर नीचे करते हैं तो हम वो एंजाइम जो है वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं। तो कुछ मीट्स को और मिल्क प्रोडक्ट्स को प्रिजर्व करने के लिए हम यही करते हैं कि उन फूड्स की पीएच को ऑल्टर कर देते हैं। जब उन फूड्स की पीएच ऑल्टर हो जाती है, एंजाइम एक्टिविटी नहीं हो पाती, एंजाइम एक्टिविटी नहीं हो पाएगी तो फूड बेसिकली प्रिजर्व हो जाएगा। फिर हमने अभी पढ़ा कि एंजाइम्स को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज चाहिए होती है और जैसे ही उससे डिविएट करते हैं तो एंजाइम्स डीएक्टिवेट हो जाते हैं। तो फूड इंडस्ट्री में हम ये करते हैं कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को नॉर्मली कुछ सेकंड्स के लिए 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं, जिस प्रोसेस को हम ब्लांचिंग या स्कैल्डिंग कहते हैं। और जब हम उनको हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके एंजाइम्स डीनेचर हो जाते हैं। जब एंजाइम्स डीनेचर होंगे तो किसी किस्म का ऑटोलाइसिस होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है जी। अच्छा, फिर इसके अलावा हम लो टेम्परेचर को यूज करते हैं ऑटोलाइसिस को डिले करने के लिए। सो आपको पता है कि एंजाइम्स लो टेम्परेचर पे भी रिटार्ड हो जाते हैं। सो हम क्या करते हैं कि फूड्स को हम रेफ्रिजरेट कर सकते हैं, फ्रूट्स को खास तौर पे फिर फ्रीज कर सकते हैं। फ्रीजिंग खास तौर पे एंजाइम्स को एब्सोल्युटली इनएक्टिवेट कर देती है। तो फ्रोजन फूड्स की जो शेल्फ लाइफ होती है वो जाहिर है काफी ज्यादा होती है कंपेयर टू फ्रेश फूड्स, इसी प्रिंसिपल की वजह से। फिर एंजाइम्स को मॉइस्चर भी चाहिए होता है, वाटर रिक्वायर्ड होता है अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। अगर हम फूड्स को डिहाइड्रेट कर दें, उनमें से वाटर रिमूव कर दें तो भी उनका ऑटोलाइसिस नहीं होगा। सो हम फूड्स को ड्राई करने के लिए बहुत सारे प्रोसेसेस यूज करते हैं, जैसे कि सन ड्राइंग, डिहाइड्रेशन, कंसंट्रेशन, इवेपोरेशन, ये तमाम प्रोसेसेस को हम यूज कर रहे होते हैं ताकि उनको ड्राई हम कर सकें। और लास्टली जो केमिकल इंड्यूस्ड ऑटोलाइसिस है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग जीएमपी। जीएमपी कहते हैं गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का मतलब है कि जो लेटेस्ट हमें एविडेंस बेस्ड नॉलेज मिल रहा है कि जी किसी फूड को जब आपने मैन्युफैक्चर करना है, उसकी प्रोडक्शन करनी है, तो वो किस तरह से, कौन कौन से प्रिंसिपल्स को आप सामने रखें, क्या टेम्परेचर रखें, किस तरह का एनवायरनमेंट होना चाहिए, किस तरह की कंट्रोल कंडीशन होनी चाहिए। तो वहां पे जाके आपका जो बेसिकली फूड है वो प्रिजर्व रहता है और उसके अंदर कोई डिटेरियोरेशन, कोई स्पॉइलेज, कोई ऑटोलाइसिस नहीं होती, ठीक है। सो जिसकी एक एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है कि जो नॉन एंजाइमेटिक चेंजेस हैं फूड्स में उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय द एडिशन ऑफ सर्टेन केमिकल्स। और वो केमिकल्स कौन से हैं? सल्फाइड्स को हम ऐड करते हैं डिफरेंट फूड्स में, तो उससे उनकी रेंसिडिटी उससे उनकी कलर चेंजेस नहीं होती। या फिर हम कुछ फूड्स में एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करते हैं, तो उन एंटीऑक्सीडेंट्स के ऐड करने से फूड्स की रेंसिडिटी, वो जो एक ऑफ ऑर्डर आता था, अनप्लेजेंट स्मेल आती थी, वो नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हम ऑटोलाइसिस को डिले या प्रिवेंट कर सकते हैं। अच्छा, मिड के बाद हमने फिर इंशाल्लाह इन्हीं प्रोसेसेस को एक एक चैप्टर की फॉर्म में डिटेल के साथ डिस्कस करने के लिए, लेट से हमने कहा कि सन ड्राइंग कर लें फूड को डिहाइड्रेट करने के लिए, इवेपोरेशन कर लें, कंसंट्रेशन कर लें। तो अब कैसे सन ड्राइंग करते हैं? क्या एक प्याले में फूड डाल के धूप में रख दिया
सन ड्राइंग हो जाएंगी। ऑब्वियसली ऐसे तो नहीं हो सकता ना, यकीनन ऐसा नहीं होता होगा। तो फिर कैसा होता है, क्यों होता है, कैसे करते हैं, वो फिर सारी चीजें, या इसी तरह इवेपोरेशन कैसे करते हैं या कंसंट्रेशन कैसे करते हैं फूड की, वो फिर सारी चीजें इंशाल्लाह मिनट के बाद हम एक टॉपिक डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, फिर सेकंड नंबर पे हमारा पॉइंट आ जाता है प्रिवेंशन और डिले ऑफ माइक्रोबियल एक्टिविटी। माइक्रोबियल एक्टिविटी को डिले करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हम 3-4 काम कर सकते हैं। पहली चीज तो ये कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम वी वांट टू कीप देम अवे रखने के लिए जनाब ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि नेचुरली हमारे पास अल्लाह ताला ने फूड्स के ऊपर एक कवरिंग रखी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रिवेंट करने के लिए। एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, जैसे ऑरेंज की बात करें, बनाना की बात करें, मैंगो की बात करें, तो उनकी स्किन या पील या फिर ग्रेन्स, सीरियल्स के केस में उनका जो हस्क होता है, आउटर जो शेल होता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो जैसे ही हम ये आउटर कवरिंग उतारते हैं फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, सीरियल ग्रेन्स की, तो वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वेड करना स्टार्ट कर देते हैं और स्पॉइलेज करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि बहुत सारे फूड्स को या तो जब स्किन या पील उतारते हैं तो एयर टाइट कंटेनर्स में पैक कर देते हैं, या फिर हम फूड्स के ऊपर एक वैक्स कोटिंग अप्लाई करते हैं सो दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनके ऊपर अटैक ना कर सकें। ठीक है, जैसे चीज की कुछ वेराइटीज हैं या एग्स हैं, उनके ऊपर हम वैक्स लगा देते हैं सो दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पे, वो हमारी हेल्थ के लिए भी डेंजरस नहीं है, वैक्स है, वो सारे फूड ग्रेडेड जो भी केमिकल हम यूज करते हैं वो होना चाहिए या होता है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक भी नहीं कर पाते। फिर सेकंड ये है इसके अंदर कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव कर सकें। सो समटाइम्स इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वी कैन जस्ट सिंपली कीप देम अवे। जैसे मिसाल के तौर पे हमने कहा कि जिस स्किन या पील उतारते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वेड करने का चांस होता है। अब अगर एक फ्रूट जूस इंडस्ट्री है तो भाई जाहिर सी बात है उसने एप्पल जूस बनाना है तो स्किन के साथ तो बनाएंगे नहीं, उस इंडस्ट्री में एप्पल की तो पील या स्किन उतरेगी तो ही एप्पल जूस बनेगा। तो वहां पे फिर हम क्या कर सकते हैं, हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव करने के लिए काम कर सकते हैं। ठीक है, उसको रिमूव करने के लिए मुख्तलिफ फिर टेक्निक्स हैं, जैसे वन सिंपल टेक्निक वुड बी कि फूड को हम अच्छी तरह से वॉश करें सो दैट जो भी कंटेमिनेंट्स हैं उसके अंदर या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सरफेस से रिमूव हो सके। फिर अगर कोई आपको नजर आ रहा है कोई उनका सिर्फ सरफेस पे तो नहीं होते, अंदर इन्फेस्टेशन भी हो जाती है, तो अगर आपको नजर आ रहा है कोई सरफेस के अलावा डीप टिश्यूज के अंदर कोई ब्राउन कलरेशन हो रही है, एक तो कलरेशन एंजाइम्स वगैरह की वजह से हो रही है ना, एक इन्फेस्टेशन की वजह से, या वो जैसे हम कहते हैं कीड़ा लगा हुआ है वहां पे या कुछ ऐसा है, तो उस पोर्शन को आप कंप्लीटली ट्रिम ऑफ कर दें, या फिर अगर ज्यादा वो प्रॉब्लमेटिक है तो पूरा उस यूनिट को, यानी वो जो फ्रूट है उसी को डिस्ट्रॉय कर दें। ठीक है, ट्रिम कर दें वहां से, तो इन सारी चीजों से हम फूड को रिमूव कर सकते हैं। फिर सेंट्रीफ्यूजेस हम यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फिल्टर आउट करने के लिए, उनको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर थर्ड टेक्निक ये हो सकती है कि वी कैन क्रिएट अनफेवरेबल कंडीशंस फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आपको पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कोई एरोबिक है, कोई एनारोबिक है, किसी को कोई टेम्परेचर चाहिए ग्रो करने के लिए, किसी को कोई टेम्परेचर चाहिए, किसी की पीएच और है, किसी को ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, किसी को नहीं रिक्वायर्ड, किसी को न्यूट्रिएंट्स सर्टेन तरह के रिक्वायर्ड हैं, किसी को कुछ और तरह के रिक्वायर्ड हैं। तो हम ये करें कि जो भी पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम अपने फूड को प्रिवेंट या प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, हम ये करें कि हम उसके कॉन्टेक्स्ट में अनफेवरेबल कंडीशंस क्रिएट करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनारोबिक कंडीशंस में ग्रो करता है तो वहां पे हम ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस करा दें। अगर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एरोबिक कंडीशन में ग्रो करता है तो वहां पे हम ऑक्सीजन को वहां से रिमूव कर दें। ठीक है, तो इसी तरह हम मॉइस्चर के साथ वी कैन प्ले विद द मॉइस्चर, जहां पे रिक्वायर्ड है वहां पे हम हटा लें, जहां पे नहीं रिक्वायर्ड वहां पे हम ऐड कर दें। तो यहाँ पे फिर डिफरेंट एग्जांपल्स दी हुई हैं कि इन टेक्निक्स को हम कैसे कैसे किन किन इंडस्ट्रीज के अंदर यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं सो एज टू प्रिजर्व आवर फूड। तो ये सारी जो एग्जांपल्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, ये आपने पढ़नी है खुद से। ठीक है, ये इट्स अ बिट ऑफ योर होम टास्क, पेज नंबर 106 पे जो दिए हुए हैं एप्लीकेशंस कि आपने किन फूड इंडस्ट्रीज में किन टेक्निक्स को हम यूज करते हैं। फिर इसके अलावा डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हाई टेम्परेचर यूज करके, ब्लांचिंग को यूज करके, लो टेम्परेचर यूज करके हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। फिर इसके अंदर खास तौर पे दो टेक्निक्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक को हम पास्चराइजेशन कहते हैं
और एक को हम स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। पास्चराइजेशन नॉर्मली रिलेटिवली कम टेम्परेचर पे होती है, 65 टू 88 डिग्री सेल्सियस। उसके अंदर पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, यीस्ट, उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। स्टेरिलाइजेशन के अंदर टेम्परेचर काफी हाई होते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज्यादा हाई होते हैं। और स्टेरिलाइजेशन में हमें बेनिफिट ये मिलता है कि तमाम माइक्रोबियल फॉर्म्स जो हैं वो उसमें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, जो कि पास्चराइजेशन में नहीं होती। ठीक है, लेकिन बहरहाल ये है कि जो स्टेरिलाइजेशन है वो हर केस में एप्लीकेबल होती भी नहीं है, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम फिर एक ही आती है कि फूड के अपने न्यूट्रिएंट्स का लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसमें फिर हम पास्चराइजेशन तक ही लिमिट करते हैं अपने आप को। बहरहाल वो एक अलग डिबेट है, वो इंशाल्लाह फिर हम किसी दिन करेंगे कि किस तरह से हम फिर उसके अंदर फाइन ट्यूनिंग करते हैं। फिर जनाब थर्ड प्रिंसिपल जो था पेस्ट एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए, सबसे पहले अगेन जाहिर है इसमें इंसेक्ट्स, रोडेंट्स और बर्ड्स को अलग हम डिस्कस करेंगे। सो अगर हम इंसेक्ट्स की बात करें तो आपको पता है कि तकरीबन डेवलपिंग कंट्रीज में 50% जो फूड की डिस्ट्रक्शन होती है दैट अलोन इज कॉज्ड बाय सीरियल ग्रेन्स। सो जस्ट इमेजिन, ठीक है। और ये insects not only attack foods when food is being grown in farms, but store में जब food it is being ready to be sold to the customers, वहां पे अटैक करता है, silos में अटैक करता है, गोडाउन्स में अटैक करता है, करते हैं insects, हर जगह पे अटैक कर सकते हैं। ठीक है, तो इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए वन टेक्निक इज कि हम डिफरेंट केमिकल्स यूज कर सकते हैं। फूड्स को हम फ्यूमिगेशन कर सकते हैं सच एज विद केमिकल्स लाइक मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइलिन ऑक्साइड एंड फॉस्टॉक्सिन। लेकिन ये भी फिर आपने ध्यान में रखना है कि वो वाले केमिकल्स यूज करने जो ह्यूमन हेल्थ के लिए हैजर्डस ना हो। फिर सेकेंडली जनाब इसके अंदर ये है कि हम इंसेक्ट प्रूफ पैकेजिंग के अंदर फूड को पैक कर सकते हैं सो दैट कोई इंसेक्ट उसके अंदर ब्रेक थ्रू ही ना कर सके। फिर जनाब हम आजकल फूड्स के ऊपर इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे करते हैं। जो फूड फार्म में ग्रो हो रहा होता है, इंसेक्टिसाइड वो वाले केमिकल्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को किल कर देते हैं, तो हम उनका स्प्रे करते हैं, उसकी वजह से इंसेक्ट्स की डेथ हो जाती है, वो फूड को डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, सॉरी वो फूड को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते और खुद डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन फिर वही बात है कि वो एक अलग डिबेट है कि क्या इज इट रियली सेफ टू स्प्रे केमिकल्स in the form of insecticides onto foods? Not really, वो कोई इतनी सेफ प्रैक्टिस भी नहीं है न्यूट्रिशनली हमारे लिए, बहुत सारे कैंसर भी उसकी वजह से हो सकते हैं। तो अगेन वो फिर एक और बहरहाल डिबेट है। फिर रोडेंट से इसी तरह से जनाब रोडेंट्स के अंदर अगेन हम उनकी कंप्लीट एरेडिकेशन करने के लिए ट्राई कर सकते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज में एक बहुत ही मुश्किल काम है, उसके लिए हम पॉइजन यूज कर सकते हैं, रैट ट्रैप्स यूज कर सकते हैं। वो घर में देखे कभी कहीं चूहा आ जाए तो वो क्या करते हैं, वो एक केज के अंदर रोटी का एक नवाला लगा के रख देते हैं, उसके अंदर जाके रैट ट्रैप हो जाता है। तो इस तरह की चीजें हम यूज कर सकते हैं। बायोलॉजिकल मेथड्स यूज कर सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर बायोलॉजिकल मेथड्स का मतलब है कि लेट्स से कि अगर रैट्स हैं तो वहां पे आप एक बिल्ली छोड़ दें, जस्ट गिविंग यू हाइपोथेटिकली एन एग्जांपल, ऐसा लिटरली करते नहीं है कि फूड इंडस्ट्री में जाके बिल्ली छोड़ दें, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि बायोलॉजिकल कंट्रोल का मतलब है कि आप एक इंसेक्ट को मारने के लिए वो वाला इंसेक्ट वहां पे फील्ड में छोड़ दें जो उस इंसेक्ट को का एनिमी है, उसको प्रे करता है। तो इसी तरह से रोडेंट्स के केस में भी ये किया जा सकता है। अच्छा, फिर इसके अंदर बेटा ये भी याद रखना है कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ फिजिकली आपको नजर आ रहा होता है इंसेक्ट्स, बर्ड्स या रोडेंट्स की प्रेजेंस। जैसे मेरे ज़हन में अचानक से एक केस आ गया, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मिडिल ईस्ट में एक हुआ था आउटब्रेक, जहां पे बहुत सारे कैंस के ऊपर माइस का यूरिन था और वो यूरिन ड्राई हो चुका था। जाहिर है वो कैन स्टोर में बहुत देर तक पड़े रहे और यूरिन उन्होंने किया और वो ड्राई हो गया। उसके बाद और कैन आपको पता है नॉर्मली जाहिर है जब भी हम लेते हैं तो हम कैन को कैसे मुंह लगा के पीते, कैन को हम ग्लास में तो डाल के पीते नहीं है, कप में डाल के तो पीते नहीं है। तो वो बहुत सारे लोगों ने जब उस स्टोर से कैंस को लिया, खरीदा, उसको पिया तो उनकी सडनली डेथ्स हो गई, हॉस्पिटल पहुंच गए। और वो जब
खैर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जब वो इन्वेस्टिगेट हुआ तो पता ये चला कि वो ड्राई यूरिन जो था रैट्स का वो उसके ऊपर मौजूद था। तो हेंस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इट इज नॉट वेरी वेरी सेफ कि आपने कोई भी चीज उठाई और सरफेस आपके माउथ को टच हो रहा है और आप उसको वहां से पी रहे हो। हम अक्सर रेगुलर बॉटल्स में भी ये करते हैं ना कि आपने जूस उठाया या बॉटल उठाई और आपने वहां से पीना शुरू कर दिया, खाना शुरू कर दिया। सो इट्स नॉट अ वेरी वेरी सेफ प्रैक्टिस। सो जनाब, अच्छा फिर इसी तरह से बर्ड्स के लिए हम आपने देखा एटलीस्ट अगर आप खुद कभी गाँव में गए तो मे बी आपने ड्रामाज या मूवीज में देखा होगा कि वो फार्म फील्ड के अंदर ना एक इंसान का पुतला डमी लगा देते हैं सो दैट कि वो बर्ड्स को ये लगे कि कोई खड़ा हुआ है और वो वहां पे नीचे उतर के क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय ना करें। ठीक है, तो उस तरह से वो डमीज हम लगा सकते हैं। फिर जनाब नॉइज मेकिंग मशीन्स होती हैं वो हम लगा सकते हैं। सो ये काम हम कर सकते हैं बर्ड्स को प्रिवेंट करने के लिए। और अगेन बर्ड्स भी बहुत ज्यादा समटाइम्स पूरी पूरी क्रॉप को बर्बाद कर जाते हैं। ठीक है, तो वहां पे काफी ज्यादा बर्ड्स की वजह से भी हमारा लॉस होता है। फिर फिजिकल डिफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो वहां पे हम हाँ, तो फिजिकल डिफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो वहां पे हम फिजिकल डिफेक्ट्स को मिनिमाइज करने के लिए प्रॉपर पैकेजिंग कर सकते हैं। फिर इसके अलावा ये है कि हम क्रिस्टलाइजेशन अनवांटेड जो होती है उसको हम रिमूव कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अगेन अनडिजायरेबल अनवांटेड कैरेक्टरिस्टिक होता है, खासतौर पे जैसे शुगर सॉल्यूशंस होते हैं उनके अंदर। तो उसमें हम क्रिस्टलाइजेशन को प्रिवेंट किया जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है कि एक ऐसा शुगर सॉल्यूशन जिसमें 60% सुक्रोज हो रूम टेम्परेचर पे, वहां पे क्रिस्टल्स डेवलप हो जाएंगे। लेकिन अगर एक ऐसा शुगर सॉल्यूशन हो जिसके अंदर 75% शुगर्स हैं रूम टेम्परेचर पे, तो वहां पे क्रिस्टल्स डेवलप नहीं होंगे अगर if that is a combination of glucose, fructose and sucrose, different sugars का है। तो इसी को हम एक्सप्लॉइट करते हैं जैम्स एंड जेली इंडस्ट्रीज के अंदर। ठीक है, तो और इसी तरह से फिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी को फ्रीज ड्राइंग डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, इनको भी हम यूटिलाइज करके तो जनाब अपनी फूड्स को प्रिजर्व कर सकते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है जनाब, सो दैट्स इट फॉर टुडे।